गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 12 आरोह भाग 2 का नमक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 3 भाग में आपने व्याख्या पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से साफिया नमक ले जाने के लिए बेकरार है, वह नमक को ले जाना चाहती है और उसके लिए क्या क्या उपाय सोच रही है वह कुछ आपने देखा और अंत में उसने यह तय किया कि मैं नमक को कीनुओं की टोकरी में छिपा करके ले जाऊंगी। तो उसने नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी थी उसमें छिपा दिया था और अगले दिन स्टेशन पर पहुंची तो फर्स्ट क्लास के इस वेटिंग रूम में बैठी। उसके भाई टिकट लेकर के बाहर टहल रहे थे तो इसका ध्यान बार बार उस कीनू की टोकरी में पर जा रहा था जिसके अंदर की वह नमक छिपाए हुए थी और सोच रही थी कि आसपास इतने लोग हैं लेकिन सिर्फ वही जानती है कि इन कीनू की टोकरी में नमक है। देखिए यही होता है ना, कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में इनका। पुलिस वाले जो होते हैं या सीबीआई वाले आपको इसी वजह से पकड़ देते हैं कि अगर आपने अपराध किया है तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर एक भय जरूर रहेगा जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में वह प्रकट होगा। वो बार बार उस कीनू की टोकरी को देखे जा रहे थे जिनके नीचे नमक की पुड़िया रखी हुई थी। यहाँ तक हुआ था 3रे भाग में। अब हम 4था भाग पढ़ेंगे कि जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकलने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। अब जब चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो व्यापार है वह कस्टम ऑफिसर के कस्टम विभाग के अधीन है। कुछ भी सामान जाएगा तो आपका कस्टम विभाग से चेक होकर के जाएगा। तो जब उसका सामान चेक होने के लिए जाने लगा तो इसके शरीर में एक झिरझिरी सी यानी कंपन से हुआ, मतलब रोंग खड़ा हो गया और तुरंत इसने तत्काल उसी समय फैसला लिया कि मैं इस मोहब्बत का पैगाम जो मैं एक प्यार की निशानी ले जा रही हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्यार की निशानी को मैं लेके जा रही हूँ और उसको मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं कस्टम वालों को दिखाऊंगी इसको। और उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। उस कीनू की टोकरी से वह नमक की पुड़िया निकाली और अपने हैंडबैग जो पर्स ली थी, लेडीज़ पर्स जो हाथ में लटकाते हैं, उसमें उसने रख लिया जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़े। आपका हैंडबैग उसमें नहीं जाएगा। हैंडबैग जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वहाँ खड़े वो फिजिकली चेक करेंगे, बाकी तो वो मशीन आता है उसी में चेक होते हुए जाएगा, अंदर जाके चेक होगा। तो एक दुबला पतला सा कस्टम अधिकारी जो था खड़ा था, ये उसकी तरफ चल गया। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, यानी कि अब चेकिंग हो चुका था, लोग अपने अपने डिब्बे में जाकर अपने अपने सीट पे बैठ चुके थे। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद दुबला पतला, जिस खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐना। खिचड़ी बाल मतलब आधा सफ़ेद आधे काले, है ना, पूरे काले हैं ना पूरे सफ़ेद है, आधा सफ़ेद आधे काले, दुबला पतला शरीर, आंखों पर चश्मा लगा हुआ। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे
मगर उन पर वह कुछ जंच नहीं रही थी, क्योंकि वर्दी तो हमारे टैलेंट पे मिलती है और हम ले लेते हैं, लेकिन एक जो पर्सनालिटी होता है, अगर आपकी लंबाई है तो उसके हिसाब से चौड़ाई भी होनी चाहिए, हिस्ट पुस्ट होने चाहिए, तो उस पर वर्दी जमती है। जो देखिए अक्सर दरोगा रगा जो होते हैं, जो लंबे दरोगा रगा होते हैं, उन पे और हिस्ट पुस्ट कसी बदन होती है तो उन पर वर्दी ज़्यादा जचता है, या आर्मी के जवान वही होते हैं तो उन पे वर्दी ज़्यादा जचती है। लेकिन ये दुबले पतले थे, लंबे थे, तो वर्दी इस वजह से खूब जंच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। गई उनके पास और धीरे से बोली कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। बड़े ध्यान से उसको देखा उन्होंने और कहा कि बोलिए क्या कहना चाहती हैं। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। वो बड़े इज्जत से विनम्र स्वभाव में उन्होंने कहा कि फरमाइए क्या कहना चाहती हैं। अब साफिया का हिम्मत थोड़ा बढ़ गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूछ डाली कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब प्रॉपर पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। अरे ये अजीब लड़की, ये क्यों ऐसा पूछ रही है? और कहा कि मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारे ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। कहते हैं कि मेरा वतन दिल्ली है, यानी कि भारत है, और आप भी तो हमारे तरफ की लगती हैं, यानी कि जा रही हैं वहीं। क्या यहाँ अपने अजीज़ यानी कि प्रिय जनों से मिलने आई थी? यहाँ आप अपने प्रियजनों से लग रहा है कि मिलने आई थी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए। इतना कहकर के वो रुक जाती है, क्योंकि हाँ मैं अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए और आप भी तो लग रहा है कि इधर वहाँ से। कहता है कि जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, उस समय बहुत भयंकर रक्तपात हुआ था, ये समझ लीजिए। बहुत जाने गई थी, लोगों को न चाहते हुए भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना आना पड़ता था। ये सोच लीजिए, लोग अपने घर, बिजनेस, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों को मार मार करके भगाया गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हालांकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नरमी बरती गई। गांधी जी ने कह दिया कि जो लोग रहना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती मार मार करके सारे हिंदुओं को, सिखों को वहाँ से मार मार करके हिंदुस्तान भगा दिया, ईसाइयों को। ये सोच लीजिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूट लिया। तो जब उधर से ट्रेन भर करके लाश आई तो यहाँ के लोगों का भी गुस्सा थोड़ा सा उबाल लेने लगा, और यहाँ के लोगों ने भी थोड़ा सा हिंसा उस समय किया। फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, वो करते हैं करने दीजिए, हमें नहीं करना है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। वो जान गई कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं तो कुछ फेवर करेंगे ही। वो हैंडबैग निकाला, उठाया और वहाँ रख दिया, और उसमें से नमक की पुड़िया उनके सामने रख करके सारी कहानी धीरे धीरे, मतलब कानों में बता दिया कि मैं नमक की पुड़िया क्यों ले जा रही हूँ, कौन मंगाया है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। कौन? कस्टम ऑफिसर।
और जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी कि कस्टम वाले जो बात पहले कही थी अपने भाइयों से कि वो भी तो इंसान है, वह भी तो इंसानियत जानते हैं, तो वह बात यहाँ पे चरितार्थ हुई। कहा कि मोहब्बत यानी कि प्रेम का सौगात तो कस्टम वालों के साथ ऐसे निकल जाता है कि कानून देख करके हैरान रह जाता है, कानून पकड़ नहीं पाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली स्टेशन के बगल में ही। तो जब उसके बैग में रख दिया नमक का पुड़िया, कह के जाइए, अब चेकिंग हो गई ना यहाँ पे। और जब जाने लगी तो कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, प्रणाम कहिएगा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब राफ्ता राफ्ता ठीक हो जाएगा। राफ्ता राफ्ता मतलब धीरे धीरे, राफ्ता राफ्ता धीरे धीरे। खातून मीन्स कुलीन स्त्री, सभ्य स्त्री। खातून मीन्स सभ्य स्त्री। उन सभ्य महिला से कहिएगा कि उनका जो लाहौर है वह अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। भले वो उधर चली गई, मैं इधर आ गया, लेकिन अभी भी वह वतन उनका है, मेरा है, और यह वतन उनका है। और इस तरीके से ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक दिन साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। क्या कि साफिया अब वहाँ से निकल कर के आकर के प्लेटफार्म के पास खड़ी हो गई और वो देख रहे हैं उसे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसुओं, हसरत यानी इच्छा, चाह, अब आंसू निकले थे। ठंडी सांसें और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। चल दी वहाँ से ट्रेन। सभी गमगीन थे, आंसू नहीं रुक रहे थे कि फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। साफिया के भी आंसू, उनके भी आंसू। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। अटारी बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर है ना पंजाब में, वहीं पे ट्रेन रुकती है और उधर पाकिस्तान की पुलिस उतर जाती है, फिर हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ जाती है। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। मतलब कहीं से ये नहीं लगा सरहद नाम का कोई चीज़ कि जहाँ कोई बहुत ऐसी हो जहाँ से कि जाते ही सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन सब बदल जाए। जैसा उधर था अभी, मतलब 100 मीटर पहले पाकिस्तान, 100 मीटर बाद हिंदुस्तान, कोई अंतर नहीं, न जमीन में, न प्रकृति में, न रहन सहन में, न सभ्यता में। तो कह रहे कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से पाकिस्तान ख़त्म हुआ और कहाँ से हिंदुस्तान यानी अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास एक सा, लहबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। मतलब कि पता ही नहीं चला कि कहाँ पर पाकिस्तान शुरू हुआ और कहाँ पर हिंदुस्तान आ गया, क्योंकि एक ही ज़मीन, वैसे ही मिट्टी वहाँ भी, वैसी मिट्टी यहाँ भी, वही लोग वहाँ उस ट्रेन में भी, वही लोग यहाँ भी, वही वेशभूषा, पहनावा, परिधान, वही बोली, वही भाषा, वही गाली, वही अपनापन है। आर्मी वाले चढ़ते हैं ना, बड़ी गाली देते हैं, बहुत गाली देते हैं। पुलिस वाले, आर्मी वाले एक साथ में सैकड़ों गालियाँ दे देंगे। उधर वाले उतरे, अब इधर वाले चढ़ गए। समझ जाओ हरामियों, कुत्तों, जो कुछ लिया है तो वो निकाल के फेंक दे, नहीं तो अभी पकड़ा जाएगा, इत्यादि। इस तरीके से हड़काते, गाली देते, वो चलते रहते हैं।
दोनों बड़े प्यार से दूसरे को नमाज रहे थे, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, दोनों के हाथ में बंदूक था। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वाले के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। अब अमृतसर उतरी तो वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर थे, जो फर्स्ट क्लास यानी एसी बोगी में जो फर्स्ट क्लास में थे, उनके सामान की चेकिंग वहीं होती थी। आज रिजर्वेशन वाले स्लीपर वाला आकर के रूम में होती है। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। इसका सब सामान तो वहाँ चेक हो गया, लेकिन हैंड बैग अभी ली हुई थी, नमक का पुड़िया तो उस हैंड बैग में था। तो देखिए कि एक कस्टम ऑफिसर जो कि बोल चाल से, रहन सहन से बंगाली लग रहा था, बांग्लादेशी लग रहा था, तो ये उसके पास गया और बोली, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। और उसे जाके सीधे बोल दी डायरेक्ट, देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक है। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। और उनको पुड़िया दी और सारी कहानी सुना दी कि मैं नमक क्यों ले जा रही हूँ, कहाँ ले जा रही हूँ, कौन मंगाया है, किसके लिए ले जा रही हूँ, ये सारी बात उनको उसने बता दिया। और उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई हो तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोला, इधर आइए जरा। बात सुनते रहे, सर झुकाए रहे। जब बात पूरी हो गई तो उन्होंने कहा, इधर आइए जरा। अक्सर पुलिस वालों को देखेंगे तो वो ले जा, कोने में जब ले जाता है ना, तो वो माल ऐंठते हैं। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। उनको लेकर जब उधर गए तो दूसरा जो वहाँ पे अधिकारी था, पुलिस वाले भी रहते हैं, तो उनसे कहा कि जरा इनके सामान का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। प्लेटफॉर्म के लास्ट सिरे पे गए तो एक रूम था, उस रूम के अंदर गए तो अब ये झिझक गई कि भैया अब रूम में ले जाकर क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाए, दुराचार करे या कुछ करे। डर रही थी, संकोच कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि घबराइए मत, आइए। चलिए आज के लिए अब इस वीडियो में इतना ही। अगला व्याख्या अगले वीडियो में। अब आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके या फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।